आप सब लोगों को मेरा प्रणाम। विजन के जो मंथली करंट अफेयर सीरीज़ चल रही है मई 2020 की, उसमें हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक्स कर लिए हैं कवर। जो हमारा पेंडिंग है मैं वो बता देता हूँ आप लोगों को भी। एनवायरनमेंट के लास्ट के 4 पेंडिंग हैं, 5.5, 6, 7, 8 वाले, एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और उसके बाद कल्चर, एथिक्स एंड हाँ दैट्स इट, दीज आर द पेंडिंग टॉपिक्स। तो ये एनवायरनमेंट की वीडियो है। इसके बाद आएगा, नेक्स्ट में आएगा साइंस एंड टेक, कल्चर और एथिक्स एक साथ आ जाएगा। ठीक है, एनवायरनमेंट के लास्ट जो पेंडिंग टॉपिक्स हैं उन पे चलते हैं डायरेक्टली। पेज नंबर वी हैव टू गो 48। स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स फॉरेस्ट रिपोर्ट 2020 5.5 टॉपिक। न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि यूएनईपी जो कि यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम है और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने जॉइंटली दोनों ने मिलकर एक रिपोर्ट पब्लिश की थी जिसका नाम है स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स फॉरेस्ट, SOFO 2020। ये SOFO आप दिमाग में रखिएगा। FAO के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं एक बार। एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की, जो जिसके पूरे के पूरे जो इंटरनेशनल एफर्ट्स हैं वो है सिर्फ हंगर को डिफीट करने के लिए। ठीक है, इसका गोल है कि फूड सिक्योरिटी को अचीव करे और ये मेक श्योर करे कि पीपल के हर जो सिटीजन्स हैं उन सब के पास रेगुलर एक्सेस है फूड का, और वो भी हाई क्वालिटी फूड का, जिसके कारण वो सब हेल्दी लाइफ्स को जी सकते हैं। 1945 में ये स्टार्ट हुई थी और 194 मेंबर कंट्रीज़ हैं इसके हेडक्वार्टर रोम में है, इटली में। अगर हम बात करते हैं यूएनईपी की, तो ये ग्लोबल एनवायरनमेंट की एक लीडिंग अथॉरिटी है। ठीक है, जिन्होंने ग्लोबल एनवायरनमेंट के एजेंडा सेट किए हैं और कोहेरेंट इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि सबके साथ मिलकर एक इम्प्लीमेंटेशन हो, इस तरीके के प्रोसीजर्स हैं इनके। एनवायरमेंटल डायमेंशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद इन द यूनाइटेड नेशन सिस्टम, यूएन के अंडर रहकर एनवायरनमेंट को किस तरीके से डिग्रेड होने से बचाना है, अपडेट करना है, क्या कुछ पॉलिसीज़ बतानी है, या कुछ टारगेट सेट करने, ये सारे के सारे काम यूएनईपी के हैं। हेडक्वार्टर नायरोबी, केन्या के अंदर। अगर हम बात करते हैं जो रिपोर्ट पब्लिश की है इन्होंने दोनों ने मिल करके, उस रिपोर्ट में क्या होगा? इस रिपोर्ट के अंदर वो सारे के सारे जो एफ़र्ट्स हैं कंट्रीब्यूशन वाले, जिस पे लोगों ने मैनेज करने की कोशिश की है कि किस तरीके से वो कंजर्व करेंगे और सस्टेन करेंगे बायोडाइवर्सिटी के यूज़ को, तो उस पूरे के पूरे एफ़र्ट्स को उन्होंने एग्जामिन किया है। ठीक है, जो भी प्रोग्रेस हुई थी ना मीटिंग द ग्लोबल टारगेट्स एंड गोल्स फॉरेस्ट डाइवर्सिटी को लेकर, स्पेशली उन सबको एसेस किया है यहाँ पर। और इसके अंदर ये डिस्क्राइब किया गया कि जो भी पॉलिसीज़ वगैरह फ्रेम की गई थी, जितने भी एक्शंस लिए गए थे, जो भी अप्रोचेस थी हमारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, एनवायरनमेंट के कंजर्वेशन के लिए, ठीक है, उन सबको उनकी इसकी इफेक्टिवनेस क्या है। ठीक है, और हम लोगों ने उनको इलस्ट्रेट कैसे किया? हमने केस स्टडीज़ के थ्रू, इनोवेटिव प्रैक्टिसेस जो होती हैं और सबके विन विन सॉल्यूशंस होते हैं, उन सब के थ्रू उनको एसेस किया, इलस्ट्रेट किया है। जो ये वाला जो इशू अपलोड हुआ है 2020 वाला सोफो का, इसके अंदर जो रिजल्ट्स हैं वो FAO की जो ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट है ना, जो FRA होता है, वहाँ से उनको ड्रॉ किया गया। ध्यान रही, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस वाले रिपोर्ट के अंदर। FAO का जो FRA होता है ना, वहाँ से उन्होंने कुछ रिजल्ट्स ड्रॉ किए हैं। FRA 2020 ने एग्जामिन किया था कि जो भी ट्रेंड चल रहा है ना, जो भी स्टेटस है, 60 वेरिएबल रिलेटेड टू द कंटेंट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, कंडीशंस, मैनेजमेंट एंड द यूज़ ऑफ फॉरेस्ट, यानी कि फॉरेस्ट वगैरह को लेकर 236 कंट्रीज़ के अक्रॉस, और जो भी एरिया है 1990 से लेकर 2020 के अंदर, उस सब के अंदर क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या स्टेटस है फॉरेस्ट वगैरह का, उसकी क्या कितने वेरिएबल्स उसके अंदर काउंट होते हैं, कितने इंडिकेटर्स होते हैं, क्या क्या कंडीशंस हैं उन सबको मैनेज करने की, उन सब के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन को उनको फैसिलिटेट करने की, उन सब को एग्जामिन करके इस रिपोर्ट को बनाया गया। कुछ फाइंडिंग्स देख लेते हैं FRA 2020 के बारे में। तो पहले उन्होंने बात की फॉरेस्ट रीजनरेशन के बारे में। तो दे आर सेइंग कि 1990 से लेकर अभी तक जो नेचुरली रीजनरेटिंग फॉरेस्ट है, नेचुरली रीजनरेटिंग का मतलब क्या हो गया कि आपने मान लो फॉरेस्ट को कट कर लिया और अपने आप रीजनरेट कर रहा है। एक होता है कि आपके पास एक एरिया पड़ा था, आपने किसी को कन्वर्ट कर दिया, वहाँ पे प्लांट लगाए, नए प्लांट लगाए, फिर उसको फॉरेस्ट में कन्वर्ट किया। तो वही कहना चाह रहा है कि जो नेचुरली रीजनरेटिंग फॉरेस्ट थे ना, वो तो डिक्रीज़ हुए हैं 1990 से लेकर, लेकिन जो प्लांटेड फॉरेस्ट थे वो इंक्रीज़ हुए हैं। और एशिया के अंदर हाईएस्ट नेट गेन देखा गया है फॉरेस्ट एरिया का, लेकिन जो अफ्रीका है वहाँ पर लार्जेस्ट एनुअल रेट ऑफ नेट फॉरेस्ट लॉस हुआ है। तो गेन के मामले में एशिया आ गया और लॉस के मामले में अफ्रीका आ गया। फिर हम बात करते हैं प्रोटेक्टेड एरियाज़ के बारे में। 18% जो फॉरेस्ट है वर्ल्ड वाइड वो प्रोटेक्टेड एरियाज़ के अंदर आता है। 25% जो फॉरेस्ट वर्ल्ड वाइड है वो प्राइमरी फॉरेस्ट का मतलब क्या होता है? वो फॉरेस्ट जो क्लियरली, इसके पास क्लियरली विजिबल इंडिकेशंस नहीं है ह्यूमन एक्टिविटीज़ के लिए। साउथ अमेरिका की बात करें तो वहाँ पर हाईएस्ट जो शेयर है फॉरेस्ट का वो प्रोटेक्टेड एरियाज़ में आता है, यानी कि 31% तक। और 10% जो वर्ल्ड के फॉरेस्ट हैं वो एलोकेटेड हैं बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन को लेकर।
बायोडाइवर्सिटी के ऊपर हम लोगों ने ऊपर भी आर्टिकल्स पढ़े थे, यानी कि प्रीवियस टॉपिक के अंदर, एनवायरनमेंट की वीडियो के अंदर। नाउ वी टॉक अबाउट द फॉरेस्ट फायर। तो फायर बहुत ही प्रेवलेंट है फॉरेस्ट को डिस्टर्ब करने के लिए, स्पेशली ट्रॉपिकल एरिया में, क्योंकि ट्रॉपिकल एरिया के ऊपर सन की जो रेज होती हैं वो डायरेक्ट फॉल करती हैंगी, तो वहाँ पर टेम्परेचर रिलेटिवली ज़्यादा होता है टेम्परेट जोन से। फायर ने तकरीबन 4% जो टोटल फॉरेस्ट एरिया ट्रॉपिक का वो बर्न कर दिया था। टॉकिंग अबाउट द डिक्रीज इन द कार्बन स्टॉक, 1990 से लेकर 2020 तक 668 गीगाटन से लेकर 662 गीगाटन्स तक का रिडक्शन आया है, जो भी कार्बन स्टॉक था फॉरेस्ट का उसके अंदर। अभी दिखने में तो 6 गीगाटन ही है, लेकिन जब गीगाटन की बात करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा हो जाता है। नाउ वी विल मूव आउट की जो सोफो रिपोर्ट है हमारी, उसकी की फाइंडिंग्स क्या हैं। ये तो हम लोगों ने FRA के बारे में जान लिया, सोफो की रिपोर्ट की फाइंडिंग्स क्या हैं। टॉकिंग अबाउट द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द फॉरेस्ट 80% एम्फीबियन स्पीशीज़ को हैबिटेट प्रोवाइड करता है। एम्फीबियन आप समझते हैं ना, वो ऑर्गेनिजम्स जो लैंड और वाटर दोनों में रह सकते हैं। 75 बर्ड स्पीशीज़ को हैबिटेट प्रोवाइड करता है, 68% मैमल स्पीशीज़ को, और अबाउट 60% वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं जो कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। फॉरेस्ट जो है वो मोर देन 86 मिलियन ग्रीन जॉब्स प्रोवाइड करते हैं और सपोर्ट करते हैं लाइवलीहुड्स को, जो कि एस्टिमेटेड 880 मिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड हैं, और मोस्टली इसमें विमेन है। तो ये एक पॉइंट बड़ा अच्छा है, अगर आपको विमेन एम्पावरमेंट रिगार्डिंग कोई टॉपिक आता है वहाँ पर आप ये पॉइंट भी मेंशन कर सकते हो कि फॉरेस्ट भी हैं जो कि 86 मिलियन के आसपास प्रोवाइड करते हैं जॉब्स वगैरह, और एक 880 मिलियन पीपल उसमें वर्ल्ड वाइड इन्वॉल्व भी होते हैं, उनके सब लाइवलीहुड को भी सपोर्ट करता है, जिसमें मोस्टली विमेन होता है। इट्स अ वेरी गुड पॉइंट। फॉरेस्ट जो है क्लाइमेट चेंज को लेकर भी मिटिगेशन सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। मिटिगेशन मतलब क्लाइमेट चेंज को लेकर जो भी गंभीरता है उस सबको कम करने के लिए, ठीक है। और हैबिटेट्स होते हैं जो बहुत सारे पॉलिनेटर्स के, कि बहुत असेंशियल हैं सस्टेनेबल फूड प्रोडक्शन के लिए। जो एरिया कवर्ड होता है फॉरेस्ट के द्वारा वो 31% है ग्लोबल लैंड एरिया का, और मोर देन हाफ अगर हम वर्ल्ड फॉरेस्ट के बारे में बात करते हैं तो वो 5 कंट्रीज़ के अंदर ही आता है, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, रशिया, US। तो ये आपको नाम याद होने चाहिए, आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे ये। एंड एक बार ये मैप के बारे में भी देख लेते हैं, किस तरीके से प्रोपोर्शन और डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है ग्लोबल फॉरेस्ट एरिया का क्लाइमेटिक डोमेन 2020 के अंदर। काफ़ी रिसेंट है। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो हमारा 45% है, बोरियल 27%, टेम्परेट में 16% और सब ट्रॉपिकल के अंदर 11% है। सो अकॉर्डिंग टू द कलर आप देख सकते हो कि जो ट्रॉपिकल रीजन है वो ये वाला रीजन पड़ता है, ये इसके हमारे जो इक्वेटर होता है उसके बिल्कुल ऊपर नीचे वाला। एंड देन वी हैव दिस बोरियल रीजन इन द अपर ऑफ दिस पार्ट, रशिया में और कनाडा के अंदर और यूरोप के अंदर। टेम्परेट की अगर हम बात करते हैं तो दिस इज़ पासिंग थ्रू यूनाइटेड स्टेट्स एंड देन पार्ट्स ऑफ यूरोप एंड द पार्ट्स ऑफ चाइना एंड द अदर लेटर कंट्रीज़। एंड नाउ वी हैव सब ट्रॉपिकल पार्ट इंक्लूडिंग दिस ओनली। मूविंग ऑन टू द डिफॉरेस्टेशन एंड द फॉरेस्ट डिग्रेडेशन पॉइंट, वो अभी तक भी कॉन्टीन्यूसली हो रहा है, यानी कि डिफॉरेस्टेशन और डिग्रेडेशन जो है वो कॉन्टीन्यूसली चल रहा है और अलार्मिंग रेट्स के ऊपर है, ठीक है। इसमें एक बहुत सिग्निफिकेंटली लॉस हो रहा है हमारे बायोडाइवर्सिटी का। इफ़ वी टॉक अबाउट द रेट ऑफ डिफॉरेस्टेशन तो वो डिक्रीज़ हुआ है, जो कि 1990 से लेकर अगर आप 2015-20 के पीरियड की बात करते हो तो रेट थोड़ा सा डिक्रीड हुआ है। जो नेट लॉस हुआ है फॉरेस्ट एरिया का वो भी डिक्रीज़ हुआ है 7.8 मिलियन से लेकर, जो कि 1990 के अंदर था, और अभी 2010 से लेकर 2020 के जो पीरियड में था वो 4.7 मिलियन के आसपास आ गया। तो डेटा बहुत अच्छा है, नोट डाउन कर लेना। मोर देन 100 मिलियन हेक्टेयर्स जो है फॉरेस्ट का वो एडवर्सली अफेक्ट किया जाता है फॉरेस्ट फायर, पेस्ट, डिजीज़ और इन्वेजिव स्पीशीज़ के द्वारा, ड्राउट और एडवर्स वेदर इवेंट्स के अंदर। एग्रीकल्चर एक्सपेंशन कंटिन्यू होता रहता है, वो बहुत मेन ड्राइवर है पूरी की पूरी डिफॉरेस्टेशन का, फॉरेस्ट के फ्रेगमेंटेशन में, और जो भी उसके कारण फॉरेस्ट बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है। वो एरियाज़ जहाँ पर डेंस ह्यूमन पॉपुलेशन है और इंटेंस एग्रीकल्चर लैंड यूज़ है, तो इंडिया का वहाँ पर बहुत ही लेस इंटैक्ट हुआ है अगर हम बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं तो। देन वी टॉक अबाउट इसी रिपोर्ट के अंदर की गोल्स, टारगेट्स और इंडिकेटर्स क्या थे फॉरेस्ट रिस्टोरेशन को लेकर। करंटली जो नेगेटिव ट्रेंड्स है बायोडाइवर्सिटी को लेकर और जो इकोसिस्टम्स हैं वो बहुत ही अंडरमाइन करते हैं हमारी प्रोग्रेस को, जो कि स्पेशली हम लोगों ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में किया था। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हमारे 17 हैं, 2015 से लेकर 2030 तक का टारगेट है, यूनाइटेड नेशंस ने एस्टेब्लिश किए थे और इंडिया में नीति आयोग इनको हैंडल करता है। टॉकिंग अबाउट द यूनाइटेड नेशन स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर द फॉरेस्ट, एक टारगेट सेटअप किया गया था कि 2023 तक पूरे वर्ल्ड वाइड हम लोग 3% जो फॉरेस्ट का एरिया उसको इंक्रीज़ करेंगे। तो नाउ यूनाइटेड नेशंस इज सेइंग दैट द वर्ल्ड इज़ नॉट ऑन दिस ट्रैक, कि हम लोग बिल्कुल भी उस ट्रैक के ऊपर नहीं है कि 2033 तक हम लोग अपना वर्ल्ड वाइड जो फॉरेस्ट एरिया उसको 3% इंक्रीज़ कर सकें। कंजर्वेशन ऑफ स्पीसीज़ के बारे में अगर हम बात करते हैं तो जो प्रोग्रेस है
जो भी एक्सटिंक्शन होने वाली स्पीशीज़ के बारे में और जो भी वेल नॉन थ्रेटेंड स्पीशीज़ की हैं वो इम्प्रूव हो रही है, उनका कंजर्वेशन स्टेटस जो है वो थोड़ा सा स्लो है। लेकिन फॉरेस्ट स्पेशलाइज्ड इंडेक्स की अगर हम बात करते हैं तो इस रिपोर्ट के मुताबिक ये जो एक्सटेंशन स्पीशीज़ वगैरह की बात करते हैं, इनका जो रेट है, कंजर्वेशन स्टेटस है, ये 53% नीचे गिर गया है 1970 से लेकर और 2013 तक। तो ये हाईलाइट करता है कि कितना रिस्क है, हमारे पास बहुत सारी ऐसी स्पीशीज़ हैं जो कि एक्सटिंक्ट हो सकती हैं। इस इंडेक्स को डेवलप करता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, जो पूरा का पूरा एवरेज चेंज हो रहा होता है ना, थाउजेंड्स और वर्टेब्रेट पॉपुलेशंस होती हैं अराउंड द वर्ल्ड, उन सबको ट्रैक करने के बाद। वर्टेब्रेट पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है? वर्टेब्रेट का मतलब होता है कि जिनकी बैकबोन होती है। हेल्थ के रिस्क क्या बताएं उन्होंने? फॉरेस्ट के कारण बहुत सारे हेल्थ के रिस्क भी हो सकते हैं, ठीक है। फॉरेस्ट एसोसिएटेड डिजीज़ भी हो सकते हैं, जैसे मलेरिया हो गया, ठीक है, चागास हो गया, और डिजीज़ लेशमेनियासिस हो गया, लाइम डिजीज़ हो गया, HIV इबोला हो गया। लेशमेनियासिस के बारे में मैंने रिसेंटली इनसाइट की डेली न्यूज़ के अंदर एक अपडेट भी दिया था, तो मंथली करंट अफेयर्स में आपको उसी कैटेगरी में हेल्थ वाले में वो मिल जाएगा। मेजॉरिटी जो नए इन्फेक्शन डिजीज़ होते हैं, स्पेशली जो अफेक्ट कर रहे हैं ह्यूमंस को, इंक्लूडिंग ये अपना कोरोना वायरस, ये होते हैं जो करंट कोविड-19 का पैंडेमिक चल रहा है, ये सारे के सारे जूनोटिक होते हैं, ठीक है। तो ये जूनोटिक का मतलब क्या होता है? एनिमल से ह्यूमन बींग्स में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो इन सब के कारण एक इमरजेंस इस बात का है कि ये सारे के सारे हैबिटेट लॉस से कनेक्टेड हो सकते हैं, क्योंकि जो फॉरेस्ट एरिया जो चेंज हो रहा है ना, उसके कारण जो एक्सपेंशन हो रहा है हमारे ह्यूमन पॉपुलेशन का फॉरेस्ट एरियाज़ के अंदर, इसके कारण जो ह्यूमन जो लाइव्स है ना, वो वाइल्ड लाइफ की तरफ एक्सपोज होती जा रही हैं। तो इसी कारण ये जूनोटिक डिजीज़ है ना, ये ज़्यादा प्रेवलेंट होती जा रही है हमारे रिसेंट टाइम्स के अंदर। फिर इस रिपोर्ट ने कुछ सजेशंस भी दिए हैं कि कैसे आपको आगे काम करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि हमको ज़रूरत है कि हम अपने पूरे के पूरे फूड सिस्टम को ट्रांसफॉर्म करें। अब फूड सिस्टम को ट्रांसफॉर्म करने का मतलब डिफॉरेस्टेशन को कैसे रोकेगा, ठीक है, और बायोडाइवर्सिटी के लॉस को कैसे रोकेगा, हेल्दियर डाइट्स को फॉलो करने से और फूड वेस्ट को रिड्यूस करने से, ठीक है। हमारे इस तरह के जो भी एक्शंस हो सकते हैं, इन सब से हम लोग डिफॉरेस्टेशन को डेफिनेटली रोक सकते हैं और बायोडाइवर्सिटी को डिस्ट्रॉय होने से बचा सकते हैं। इवन इकोसिस्टम को रिस्टोर करने में बहुत ज़्यादा फेवरेबल होता है अगर हमारा फूड सिस्टम जो है, फूड हैबिट्स जो है, वो बहुत ही नेचुरल हो, सात्विक तरह की हों। देयर इज़ अ नीड फॉर द इफेक्टिव गवर्नेंस। अब गवर्नमेंट का इंटरवेंशन तो हर जगह रिक्वायरमेंट होता ही है। इंटीग्रेटेड पॉलिसीज़ की ज़रूरत है, जो भी इंटर रिलेटेड इशूज़ हैं, स्पेशली अगर आप लैंड टेन्योर सिक्योरिटी की बात करते हो, ठीक है, और नॉलेज प्रोवाइड करना लोकल कम्युनिटीज़ को, ठीक है, वहाँ के जो इंडिजिनस पीपल होते हैं, और बेसिकली वहाँ पर मॉनिटरिंग करना, वहाँ पर ध्यान रखना कि किस तरह का डिग्रेडेशन हो रहा है, किस तरह की टैकलिंग हो रही है, पॉचिंग वगैरह तो नहीं हो रही होती, क्योंकि ऐसा नहीं है, वाइल्ड लाइफ के डिस्ट्रॉय होने के कारण भी फॉरेस्ट के ऊपर इम्पैक्ट तो पड़ता ही है। ये इंश्योर करना कि पॉजिटिव आउटकम्स आएंगे बायोडाइवर्सिटी के लिए, और जो भी लोगों को रिक्वायर होता है एक रियलिस्टिक बैलेंस क्रिएट करें हम कंजर्वेशन गोल्स के अंदर, और जो डिमांड है रिसोर्सेज की, जो कि सपोर्ट करती है लाइवलीहुड्स को, क्योंकि बहुत सारी मेडिसिन हैं जो प्लांट से बनती हैं, बहुत सारा मतलब जो डेली लाइफ का फूड आता है, स्पेशली फ्यूल की बात कर रहा हूँ मैं, जो स्पेशली रूरल एरिया की लाइवलीहुड्स होता है वो सब फॉरेस्ट से आ रहा होता है। देन फूड भी आ रहा होता है, उसके बाद फर्नीचर वगैरह के लिए भी वो चाहिए होता है। तो रिसोर्सेज की भी रिक्वायरमेंट है हमको फॉरेस्ट के साथ, लेकिन उनको कंजर्व भी करना होता है। तो वी नीड टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। Countries must move away from the current situation where the demand of food results in inappropriate agricultural practices that drive large-scale conversion of forest to agriculture production and the loss of forest-related biodiversity. तो दे आर सेइंग कि कंट्रीज़, उन्होंने सजेस्ट ये किया कि कंट्रीज़ को ये बात ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि जिनको अपनी बेसिक लाइवलीहुड्स की नीड्स को फुलफ़िल करना है, वो पूरे के पूरे फॉरेस्ट लैंड को एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट कर देता है, जिसके कारण बायोडाइवर्सिटी का जो बैलेंस होता है बिगड़ जाता है। तो देयर नीड टू मेक श्योर कि उसके कारण कितना एग्रीकल्चर की रिक्वायरमेंट है, कितना वो कन्वर्ट कर रहे हैं, उससे कितना डैमेज हो रहा है, इन सबको प्रॉपरली एसेस करने के बाद ये काम किया जाना चाहिए। 5.6 इंडियाज़ फर्स्ट डॉल्फिन ऑब्जर्वेटरी। प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। मेंस में तो आई डोंट थिंक इसके रिगार्डिंग कुछ आएगा, आप इसमें से कोई पॉइंट उठा के वहाँ ज़रूर रख सकते हो, लेकिन ये प्रीलिम स्पेसिफिक बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए। तो बिहार की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने इंडिया की पहली ऐसी ऑब्जर्वेटरी सेटअप की है गैंजेटिक डॉल्फिन्स के लिए भागलपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है आपको जानना। और न्यूज़ में क्यों है? इस ऑब्जर्वेटरी को कंस्ट्रक्ट किया गया विक्रमशिला गैंजेटिक डॉल्फिन सेंचुरी के अंदर, VGDS, और इसका ऑब्जर्व है कि उसका इको टूरिज़्म जो है उसको कैसे प्रमोट किया जाए, ठीक है। तो रिवर के इकोलॉजी के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, क्योंकि जो ऑब्जर्वेटरी है ना, इसको कंस्ट्रक्ट किया गया है सुल्तानगंज अगुवानी घाट ब्रिज के ऊपर, यानी कि पानी के अंदर नहीं है, ऑलरेडी रिवर के ऊपर जो ब्रिज बना हुआ था उस ब्रिज के ऊपर इसको कंस्ट्रक्ट किया गया है।
तो गैंजेटिक डॉल्फिन के बारे में थोड़ा सा बेसिकली जान लेते हैं। इसका IUCN स्टेटस तो है एंडेंजर्ड में, और ये प्रेफर करती है डीप वाटर्स में रहना, ठीक है। और ये सिर्फ फ्रेश वाटर में रह सकती है, एसेंशियली ब्लाइंड होती हैं, ठीक है। ये रिवर का जो इकोसिस्टम होता है ना, उसका हेल्थ स्टेटस के रिगार्डिंग बड़ा अच्छा इंडिकेटर होता है। यानी कि अगर आपको वहाँ पर डॉल्फिन मिल रही है, डॉल्फिन हेल्दी है, उनका ब्रीडिंग वगैरह सही से हो रहा है, तो आप ये भी कह सकते हो कि जो रिवर का इकोसिस्टम है वो प्रॉपरली मेंटेन्ड है। अगर हम इसके और दूसरे बारे में बात करें तो इंडिया का नेशनल एक्वेटिक एनिमल भी है ये डॉल्फिन। इट इज़ एक्चुअली फाउंड इन द गैंजेस, ब्रह्मपुत्रा, मेघना और जो करनफुली सांगू रिवर सिस्टम है ना, नेपाल, इंडिया और बांग्लादेश का, वहाँ ही ज़्यादातर अवेलेबल होती है। कि इंडिया की अगर बात करें तो कुछ 7 स्टेट्स है जहाँ पर इसकी प्रेजेंस देखी जा सकती है। असम, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल। अब इन डॉल्फिन्स को मेजर थ्रेट क्या है? जो ओवर फिशिंग हो रही होती है ना इनके हैबिटेट के अंदर, पॉल्यूशन हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है, वो इनकी पूरे के पूरे लाइवली स्टेटस के लिए बहुत थ्रेटिंग है। गैंजेटिक डॉल्फिन्स जो होती हैं वो 21 स्पीशीज़ के अंदर होती हैं, अपनी उनकी 21 स्पीशीज़ होती हैं, और इनको सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है एक डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, उनके अंडर आइडेंटिफाई किया गया है। कंजर्वेशन एक्शन प्लान भी है हमारा गैंजेटिक डॉल्फिन्स के लिए 2010 से लेकर 2020 तक का, जिसने बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे आइडेंटिफाई किए थे जो कि गैंजेटिक डॉल्फिन्स के लिए लाइफ के लिए थ्रेटफुल हैं, और इसका क्या इम्पैक्ट होता है रिवर ट्रैफिक के ऊपर, इरिगेशन कैनाल्स के कारण, और जो डिप्लीशन हो रहा है प्री बेस्ड डॉल्फिन पॉपुलेशंस का। कुछ और डॉल्फिन का थोड़ा सा स्टेटस देख लेते हैं एक बार, क्या कुछ चल रहा है। 3 तरह की और डॉल्फिन्स की बात की गई है, इंडस रिवर डॉल्फिन, इरावदी डॉल्फिन और इंडियन ओशन हम्पबैक डॉल्फिन। IUCN की स्टेटस की बात करें तो देखो सारे के सारे एंडेंजर्ड हैं। इवन जो हम लोगों ने ये वाली गैंजेटिक डॉल्फिन की बात की, तो आपको अगर IUCN स्टेटस याद करना हो डॉल्फिन्स के बारे में, तो इंडिया में 4 टाइप की, चारों के चारों का एंडेंजर्ड ही है। आगे हम इंडस रिवर डॉल्फिन के बारे में बात करें तो ये मिलती हैं लोअर पार्ट ना, जो इंडस रिवर का पाकिस्तान के अंदर, और रिवर ब्यास है वहाँ पर, जो कि इंडस रिवर की ही ट्रिब्यूटरी है पंजाब के अंदर। तो इन्होंने एक मडी रिवर का जो लाइफस्टाइल है उसको अडॉप्ट कर लिया है, और ये फंक्शनली ब्लाइंड है वहाँ पर। ये पंजाब स्टेट का स्टेट एक्वेटिक एनिमल भी है। टॉकिंग अबाउट द इरावदी डॉल्फिन, जैसे स्नबफिन डॉल्फिन भी कहते हैं, ये इरावदी रिवर के अलावा ये इंडिया की गंगा और चिल्का लेक हो गया, साउथ ईस्ट एशिया का मेकोंग रिवर हो गया, वहाँ पर भी मिलती है। ये एस्चुचरीज में रहना पसंद करती है और ब्रैकिश वाटर के कोस्ट के आसपास। टॉकिंग अबाउट द इंडियन ओशन हम्पबैक डॉल्फिन, ये प्रेफर करती है कि शैलो एरिया में रहे, जो कि कंट्रीज़ के शोर वाटर के पास होता है इंडियन ओशन के अंदर। आइडियली एक फ्रेश वाटर इनपुट होता है वहाँ पर, इसलिए they can be found not far from the shore in the coastal waters of South Africa in the south, northwards around the coast of East Africa, throughout the मिडल ईस्ट में मिल जाएंगी, और वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया के अंदर मिल जाएंगी। तो अगेन वही चीज़, प्रीलिम स्पेसिफिक की काफ़ी अच्छे फैक्ट वगैरह हैं। अगर आपको मेंस का कोई आंसर लिखना होगा, कोई बायोडाइवर्सिटी के रिगार्डिंग, या फिर कोई एंडेंजर्ड स्पीशीज़ के रिगार्डिंग, या फिर किसी जोग्राफिकल एरिया की बात करें, गंगा की बात करें, या फिर बिहार की, इंडस रिवर की, वहाँ पर भी आप इसमें से कुछ ना कुछ फैक्ट इनके रिलेटेड जो है वो पुटअप कर सकते हो। Now we have 5.7, again a very small topic but very interesting one, साइक्लोन मैनेजमेंट इंडिया के बारे में। आपको पता होगा रिसेंटली बे ऑफ बंगाल में अम्फान आया था, और अरेबियन सी के अंदर निसर्ग साइक्लोन आया था। साइक्लोन वगैरह की नेमिंग वगैरह के बारे में हम लोगों ने कई बार इनसाइट की डेली न्यूज़ में बात कर ली हैगी, लेकिन उनका मैनेजमेंट के बारे में अभी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। जो भी कुछ आएगा टॉपिक के अंदर वो सब पढ़ते चलते हैं। तो रिसेंटली साइक्लोन अम्फान आया था, जिसने बहुत बड़ी तबाही मचा दी थी ईस्टर्न कोस्टल एरियाज़ के ऊपर। वेस्ट बंगाल की बात करते हैं, उड़ीसा की बात करते हैं। न्यूज़ में ये इसलिए था क्योंकि 1999 के बाद ये सेकंड सुपर साइक्लोन आया था बे ऑफ बंगाल के अंदर। और अगर हम बात करते हैं इंडियन मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट की, तो जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है जिसकी स्पीड 222 किलोमीटर पर आवर से इंक्रीज़ हो जाती है, उसको हम लोग सुपर साइक्लोन का नाम दे देते हैं, और ये अपनी क्लासिफिकेशन की कैटेगरीज में हाईएस्ट होता है। जो रैपिड इंटेंसिफिकेशन हुआ है अम्फान का, वो इस बात का इंडिकेशन है कि जो बे ऑफ बंगाल है वो वार्म हो रहा है, वहाँ का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ कर रहा है। वहाँ पर मैक्सिमम जो सरफेस टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था वो 32 डिग्री सेल्सियस से लेकर 34 डिग्री सेल्सियस तक का रिकॉर्ड किया गया था। अब ये कॉन्सिक्वेंसेस है एंथ्रोपोजेनिक ग्लोबल वार्मिंग का। एंथ्रोपोजेनिक का मतलब क्या हो गया? एंथ्रोपोजेनिक का मतलब हो गया कि ह्यूमन मेड, ठीक है, ह्यूमन इंटरफेरेंस के कारण जो भी ग्लोबल क्लाइमेट चेंज हो रहा है, हमारा ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उसके कारण ही हमारा बे ऑफ बंगाल का जो टेम्परेचर है वो राइज़ कर रहा है। एक बार यहाँ पर देख लेते हैं कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स क्या होते हैं। थोड़ा समझ के ध्यान से पढ़ना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जा सकता है। वॉयलेंट स्टॉर्म्स होते हैं जो ओरिजिनेट करते हैं ओशन के ट्रॉपिकल एरियाज़ के अंदर, और वहाँ से मूव करते हैं वो कोस्टल एरियाज़ के अंदर, ठीक है। अब कोस्टल एरिया की तरफ जाएगा साइक्लोन तो बहुत सारा डिस्ट्रक्शन तो होना ही है, ठीक है। वॉयलेंट विंड्स होती हैं, हैवी रेनफॉल होती है, और तूफ़ान तो आता ही रहता है।
अब ये लो प्रेशर वेदर सिस्टम्स होते हैं जिसमें जो विंड होती है वो या तो इक्वल होती है या फिर एक्सीड करती है 62 किलोमीटर पर आवर के आसपास। यानी कि अगर 62 किलोमीटर पर आवर्स के आसपास तक का है तो आप उसको ट्रॉपिकल साइक्लोन बोल सकते हो। अब ट्रॉपिकल साइक्लोन के पास अंदर अपनी और विद इन उसके बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, क्लासिफिकेशन होती है। उसमें सबसे हाईएस्ट होता है सुपर साइक्लोन, जो होता है 222 किलोमीटर पर आवर से बियॉन्ड जाने के बाद। विंड्स जो हैं वो सर्कुलेट करती हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर नदर्न हेमिस्फीयर में और क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर। ये क्यों करती है? क्योंकि जिस तरीके से हमारा अर्थ का रोटेशन रिवॉल्यूशन होता है अराउंड द सन, ये उसके बेस के ऊपर डिपेंड करता है। और जो हमारे पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो उन सब की जो मैग्नीट्यूड हो, जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, उन सब के कारण ये सब चीज़ें होती रहती हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो हैं वो इंडिया को स्ट्राइक करते हैं जनरली, जो ओरिजिनेट होते हैं ईस्टर्न साइड के अंदर। ध्यान रहे, ईस्टर्न साइड के, इंडिया के ईस्टर्न साइड के अंदर, स्पेशली बे ऑफ बंगाल की साइड जो भी, या फिर उसके बियॉन्ड जो होते हैं इंडोनेशियन कंट्रीज़ की तरफ, साउथ चाइना सी की तरफ, वो जो साइक्लोन्स होते हैं वो इंडिया के ईस्टर्न साइड को हिट करते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की बात करते हैं। बे ऑफ बंगाल जो है वो ज़्यादा प्रोन है साइक्लोन के लिए अरेबियन सी से ज़्यादा, क्योंकि उसको हाई सी सरफेस टेम्परेचर मिलता है और लो वर्टिकल शेयर विंड्स होती हैं जो बहुत इनफ मॉइस्चर प्रोवाइड करती है मिडल लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर के लिए। देखो ये ना क्वेश्चन आ चुका है, एक्चुअल में डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुका है कि बे ऑफ बंगाल के अंदर ज़्यादा साइक्लोन्स क्यों बनते हैं अरेबियन सी से। ये मेंस का क्वेश्चन आ चुका, आप चेक कर लीजिएगा। जो फ्रीक्वेंसी है साइक्लोन की इस रीजन के अंदर वो बाई मॉडल है। बाई मॉडल का मतलब होता है साइक्लोन्स जो होते हैं वो मंथ्स में आते हैं मई जून के अंदर और अक्टूबर नवंबर के अंदर, इसको बोलते हैं बाई मॉडल। अभी टर्म आप प्लीज़ याद रखिएगा क्योंकि हो सकता है प्रीलिम्स का किसी ऑप्शन के अंदर कंफ्यूज करने के लिए पुटअप कर दी जाए। साइक्लोजेनेसिस यानी कि साइक्लोन के फॉर्म होने की क्या कंडीशंस होती हैं। सिंपल सा, ये कई बार पढ़ भी चुके हैं हम लोग, जो लोग डेली न्यूज़ फॉलो कर रहे हैं उनको समझा चुका हूँ, दो तीन बारी आ चुका है ये। बट जिन्होंने नहीं किया वो कोई बात नहीं, वो यहाँ पर देख लो। वार्म सी सरफेस होता है जिसका टेम्परेचर होता है वो एक्सेस चला जाता है, 26-27 डिग्री से बियॉन्ड चला जाता है। तो जो वार्मिंग होती है वो एक डेप्थ तक जाती है 60 मीटर के अंदर तक, ठीक है, जिसमें अबंडेंट वाटर वेपर हो जाता है। फिर हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो होती है एटमॉस्फेयर के अंदर, उसकी हाइट होती है कुछ 5000 मीटर तक। तो देखो, इन डेप्थ की अगर हम बात करें ओशन के अंदर वो जाता है 60 मीटर तक, और ऊपर की बात करें तो 5000 मीटर तक जाता है। फिर आती है एटमॉस्फेरिक इंस्टेबिलिटी, जिसके कारण जो क्यूमुलस क्लाउड्स होते हैं उनका फॉर्मेशन एनकरेज होना स्टार्ट होता है, उनकी फॉर्मेशन ज़्यादा होनी स्टार्ट हो जाती है। लो वर्टिकल विंड होती है, ठीक है, लोअर और हायर लेवल्स ऑफ एटमॉस्फेयर के अंदर, जिसके कारण जो हीट जनरेट होती है ना, जो कि क्लाउड्स रिलीज़ करते हैं, वो ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाती है उस एरिया से। जो प्रेजेंस होती है साइक्लोनिक वॉर्टिसिटी का मतलब होता है जो रेट ऑफ रोटेशन ऑफ एयर होता है ना, वो इनिशिएट करता है और इस रोटेशन जो होती है ना एयर की साइक्लोनिकली, उसको एनकरेज करना स्टार्ट कर देता है। लोकेशन जो होती है वो ओशन के ऊपर ही होती हैगी, ठीक है, और ट्रॉपिकल है तो ये 4 से 5 डिग्री लैटिट्यूड तक होते हैं, इक्वेटर के आसपास तक। बेसिक डिटेल में था ये, ठीक है। तो साइक्लोन के मैनेजमेंट की नीड क्या है हमारे पास, उसके रिगार्डिंग क्या कुछ लीगल फ्रेमवर्क है वो सब देख लेते हैं। प्रोननेस टू साइक्लोन्स, इंडिया के पास एक कोस्ट लाइन है 7516 किलोमीटर की, जिसमें 5700 किलोमीटर जो एरिया है वो प्रोन है साइक्लोन्स के लिए, यानी कि वो वल्नरेबल है साइक्लोन्स के लिए बहुत सारे वेरियस डिग्रीज़ के अंदर। 8% जो कंट्री का एरिया है, वो जो 1/3 पॉपुलेशन है जो कि 13 कोस्टल स्टेट्स में रहती है कि और यूनियन टेरिटरीज़ के अंदर, वो सारे के सारे साइक्लोन रिलेटेड डिजास्टर्स को लेकर बहुत ही वल्नरेबल है। अभी आपको पता होना चाहिए कि कितने कोस्टल एरियाज़ हैं जहाँ पर ऐसी पॉपुलेशन रहती है, ये अच्छा पॉइंट है। नाउ लॉस ड्यू टू साइक्लोन्स की बात करते हैं, तो लॉस ऑफ लाइफ और प्रॉपर्टी तो होना ही होता है, लाइवलीहुड की अपॉर्चुनिटीज़ का भी लॉस होता है, पब्लिक प्राइवेट प्रॉपर्टी हो गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज होता है, ठीक है, इसके बहुत सारे रिजल्टेंट कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं जो पूरे के पूरे डेवलपमेंट के प्रोसेस को डिसरप्ट कर देते हैं। अनदर थिंग, क्लाइमेट चेंज और जो रिजल्टेंट सी लेवल होता है वो भी बहुत एग्जैजरबेट कर रहा है, ठीक है, और जिस प्रॉब्लम की सीरियसनेस है वो आने वाले डेकेड्स के अंदर, दशकों के अंदर बढ़ने वाली है। एग्जैजरबेट का मतलब होता है कि और ज़्यादा ख़राब होते रहना किसी चीज़ का। तो ये तो हम लोगों ने नीड की बात कर ली, प्रोननेस टू साइक्लोनस, लॉस ड्यू टू साइक्लोन्स और क्लाइमेटिक चेंज के कारण। अब हम लोग देखते हैं हम लोगों ने साइक्लोन मैनेजमेंट इंडिया में हमारा क्या है। इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क की बात करते हैं तो नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ये एपेक्स बॉडी है डिज़ास्टर को मैनेज करने के लिए, इसको हेड करते हैं प्राइम मिनिस्टर। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नेशनल गाइडलाइंस फॉर द मैनेजमेंट ऑफ साइक्लोन्स उन सबको फॉर्मुलेट करें। फिर आता है हमारा आईएमडी हमारी नोडल एजेंसी है जो साइक्लोन वार्निंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है, और साइक्लोन की वार्निंग जो होती है उन सबके बारे में कम्युनिकेशन प्रोवाइड करना होता है, वो सारा का सार। अब कम्युनिकेशन किसको प्रोवाइड करोगे, जो भी कोस्टल एरियाज़ पे सिटीज़ हैं, यूनियन टेरिटरीज़ हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं, स्टेट्स हैं, उन सबको,
ठीक है, स्पेशली वहाँ के इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स को, ताकि वो लोग फर्दर जो उस एरिया को मैनेज करना है, वहाँ पे लोगों को अगर इसके इवैक्यूएट कराना है वो सब कर सकते हैं। तो IMD और NDMA तो बहुत ही रिस्पॉन्सिबल हमारे मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ हैं यहाँ पर। नेशनल गाइडलाइंस फॉर द मैनेजमेंट ऑफ साइक्लोन्स, ये गाइडलाइंस इवॉल्व होकर आई थी, जो भी शिफ्ट हो रहा था ना अर्लियर रेस्क्यू का और रिलीफ सेंट्रिक अप्रोच का, उन सबको सोच कर कि यार एक होलिस्टिक अप्रोच बनानी चाहिए, तो इस तरह की गाइडलाइंस निकल के आई थी। जो भी स्ट्रक्चरल और नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स होते हैं साइक्लोन मैनेजमेंट के, उन सबको डिमार्केट करते हैं ये। अब देख लेते हैं कि नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स क्या थे और स्ट्रक्चरल मेजर्स क्या थे। नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स की अगर हम बात करते हैं तो होता है अर्ली वार्निंग सिस्टम्स। इसके अंदर एक ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन होता है, ठीक है, डॉपलर रडार्स होते हैं, हाई विंड स्पीड के रिकॉर्डर्स होते हैं, ओशन बॉयज़ होते हैं, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स भी होते हैं। ये सारे के सारे जो डिवाइसेस वगैरह होती हैं, इनसे अर्ली वार्निंग मिलती है। ये बहुत क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कि किस तरह का फोरकास्ट होने वाला है, कैसे इंटेंसिटी होने वाली साइक्लोन की। देखो फोरकास्ट है ये, ठीक है, ये 100% एक्यूरेसी नहीं होती है। कम्युनिकेशन और डिसेमिनेशन सिस्टम भी होता है फिर हमारे पास, ठीक है, ये प्री रिक्विजिट के ऊपर होता है जो प्रॉपर फंक्शनिंग होती है साइक्लोन वार्निंग को लेकर। यानी कि इसके अंदर एक सेलुलर नेटवर्क होता है, डिजास्टर वार्निंग सिस्टम होता है, उसके टर्मिनल्स होते हैं। मैनेजमेंट ऑफ द कोस्टल जोन्स, एक हॉलिस्टिक अप्रोच होती है कोस्टल जोन मैनेजमेंट के लिए, जैसे कि प्रॉपर प्लानिंग करनी है कोस्टल एरियाज़ की, वहाँ पर लोकेट करना कम्युनिटीज़ को, जो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह होता है उनको सेफर एरियाज़ के अंदर, ठीक है, वहाँ पर जो नेचुरल बायोशील्ड्स होते हैं उन सबको रिस्टोर भी करना होता है साइक्लोन के चले जाने के बाद। तो इन सब के कारण क्या होता है कि जितना भी लॉस होना होता है ना लाइफ और प्रॉपर्टी का, उस सबको हम लोग एक कंसिडरेबल एक्सटेंट तक मिनिमाइज़ कर सकते हैं। मैनग्रोव फॉरेस्ट एंड द शेल्टर बेड्स, उसके अंदर क्या होता है कि बहुत सारे उसमें बायोशील्ड्स होते हैं, ठीक है, कोस्टल एरियाज़ के अंदर, जो एक इकोलॉजिकल सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं उस एरिया में। तो दिस प्रिजर्वेशन इज़ टू बी डन बाय द इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ CRZ। जो CRZ के रूल्स हम लोगों ने ऊपर देखे थे ना, उन्हीं सबका इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन होता है। तो इस मैनग्रोव फॉरेस्ट वगैरह का और उसके जो शेल्टर बेड्स होते हैं उन सबको भी हम ईजिली प्रिजर्व कर सकते हैं। अवेयरनेस जनरेशन, अवेयरनेस के कारण तो देखो बहुत सारे मोड्स भी होते हैं अवेयरनेस के, ठीक है, जैसे कि सेंसिटाइजिंग कम्युनिटीज़, नेबरहुड्स और वेरियस फंक्शनरीज़, ये किस तरह का साइक्लोन आने वाला है, कितनी उसकी इंटेंसिटी होने वाली है, क्या उनको इवैक्यूएट करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा। रिगार्डिंग जब इतना कुछ ऐसे एक्सीडेंट्स हो जाते हैं तो बहुत नेचुरल सी टेंडेंसी है कि वहाँ के जो लोग हैं वो अवेयर होने लगते हैं और वहाँ के ऑफिशियल्स की बातें भी सुनने लग जाते हैं। बट ये हमारा नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स था। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चरल मेजर्स क्या कुछ होते हैं। एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है साइक्लोन रिस्क रिडक्शन के लिए, ये हम लोग ये इंश्योर करें कि एडिक्वेट नंबर के अंदर हमारे पास शेल्टर्स हैं, कम्युनिटी सेंटर्स हैं, स्कूल बिल्डिंग्स हैं, प्लेसेस ऑफ वर्शिप हैं, जिनको हम लोग बाद में जब अगर इमरजेंसी आती है तो सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए यूज़ कर सकते होंगे। एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम लोग एटलीस्ट सारे के सारे जो वेदर लिंक रोड हैं हर एक गांव के लिए, वो सारे के सारे एक्सेसिबल हों, स्पेशली साइक्लोन के दौरान और फ्लडिंग पीरियड्स के दौरान। तो इस तरह की एक अंडरस्टैंडिंग, एक प्लानिंग होनी बहुत रिक्वायरमेंट होती है। ये सारा का सारा स्ट्रक्चरल मेजर्स में काउंट होता है। सलेन एम्बैंकमेंट्स बनाने की ज़रूरत है हम लोगों को, ठीक है, ताकि जो हैबिटेशन है वहाँ का एग्रीकल्चर क्रॉप है, वहाँ की जो इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशंस होती हैं कोस्टल एरिया के आसपास, उन सबको हम लोग प्रिजर्व कर सकते हैं। नेशनल साइक्लोन रिस्क मैनेजमेंट प्रोजेक्ट क्या है? गवर्नमेंट ने NCRMP को इम्प्लीमेंट किया था वर्ल्ड बैंक की असिस्टेंस के द्वारा $300 मिलियन के अंदर। इसका ऑब्जेक्टिव है जो भी स्ट्रक्चरल और नॉन स्ट्रक्चरल साइक्लोन मिटिगेशन एफर्ट्स हैं ना, जो कि सारे का सारा रिस्क और वल्नरेबिलिटी है, अगर कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स की हम बात करते हैं तो उन सबको रिड्यूस करने के लिए हेल्प करता है। इसका ऑब्जेक्टिव यही है। तो NCRMP के जो हैं 4 कंपोनेंट्स होते हैं, कंपोनेंट A, B, C और D। कंपोनेंट A जो होता है वो प्रोवाइड करता है कि हम किस तरीके से इम्प्रूव करेंगे अपने वार्निंग डिसेमिनेशन सिस्टम को साइक्लोन वार्निंग्स के लिए। कंपोनेंट B के अंदर जो साइक्लोन रिस्क का जो मिटिगेशन करना होता है उसमें इन्वेस्टमेंट करनी, जैसे कि कंस्ट्रक्शन वगैरह करनी हो गई साइक्लोन शेल्टर्स के रिगार्डिंग। कंपोनेंट C में आता है हम लोग टेक्निकल असिस्टेंस कैसे प्रोवाइड करेंगे हज़ार्ड रिस्क मैनेजमेंट के लिए और कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए। कंपोनेंट D जो होता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट। नाउ द लास्ट पॉइंट अंडर दिस इज डिज़ास्टर रिस्क मैनेजमेंट कैपेसिटी डेवलपमेंट। जो भी आसपास के जो एरियाज़ होते हैं वहाँ पर स्टेट्स वगैरह के, उनको असेंशियली ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए हमको ज़रूरत है कि हम लोग एक कॉम्प्रिहेंसिव साइक्लोन डिज़ास्टर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को इस्टेब्लिश करें, ठीक है।
देन वी हैव कम्युनिटी बेस्ड डिज़ास्टर मैनेजमेंट, CBDM, जो कि एक अप्रोच है कि किस तरीके से हम लोग कम्युनिटीज़ की जो भी वल्नरेबिलिटी होती है उन सबको एसेस कर सके ताकि वहाँ पर कैपेसिटी बिल्डिंग की जा सके, ठीक है। और वल्नरेबिलिटी की बात करते हैं तो वो ह्यूमन इंड्यूस भी हो सकती है और नेचुरल हैज़ार्ड्स को लेकर भी है, ठीक है। और उसके रिगार्डिंग क्या स्ट्रेटजीज़ वगैरह डेवलप करनी है, क्या रिसोर्सेज नेसेसरी होंगे ताकि पूरा का पूरा जो इस तरह का डिज़ास्टर इम्पैक्ट होता है उसको रिड्यूस किया जा सके। 5.8 क्लाइमेट एडेप्टेशन एंड रेजिलियंस फॉर साउथ एशिया प्रोजेक्ट, केयर प्रोजेक्ट के बारे में। देखो इस तरह के प्रोजेक्ट के बारे में ना मेंस में क्वेश्चन आ चुके हैं। जैसे एक आया था साइबर ड्रोन प्रोजेक्ट क्या होता है, सिंपल क्वेश्चन आया था। और मोस्टली जो एस्पिरेंट्स हैं जिनकी आप लोगों ने अगर टॉपर टॉक्स देखी होंगी तो काफ़ी लोगों ने उस टॉपिक के बारे में डिस्कस किया था कि वो किसी को आता नहीं था। तो ऐसे ही करके केयर एक प्रोजेक्ट आ जाएगा, मे बी इसका डायरेक्ट मेन क्वेश्चन मेंस के ऊपर क्वेश्चन बन के आ जाए, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा प्लीज़। वर्ल्ड बैंक का जो बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स है उन्होंने 39.5 मिलियन यूएस डॉलर का एक केयर प्रोजेक्ट है उसको अप्रूव कर दिया है। क्यों किया है? क्योंकि साउथ एशिया के अंदर जो भी क्लाइमेट एक्शन है ना उसको बोल्स्टर करने के लिए, यानी कि उसको एनहेंस करने के लिए, उसको इंक्रीज़ करने के लिए, उसको सपोर्ट, उसको स्ट्रेंथन प्रोवाइड करने के लिए साउथ एशिया के अंदर इस तरह के प्रोजेक्ट की नीड क्या है हमारी। साउथ एशिया बहुत हाईली वल्नरेबल है सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट को लेकर, स्पेशली क्लाइमेट रिलेटेड हज़ार्ड्स के अंदर। तो 1990 से लेकर 2019 तक यानी कि कुछ 30 सालों के अंदर साउथ एशिया के अंदर हम लोगों ने 1000 के आसपास क्लाइमेट इंड्यूस डिज़ास्टर्स विटनेस किए हैं, जिसके कारण 1.7 बिलियन लोगों की लाइफ इफ़ेक्ट हुई है और 127 बिलियन यूएस डॉलर का डैमेज हुआ है हमारा, इतना फाइनेंस भी हमारा लॉस हुआ है। वर्ल्ड बैंक ने एस्टिमेट किया है कि जो क्लाइमेट चेंज है उसके कारण 62 मिलियन पीपल जो हैं साउथ एशिया के वो एक्सट्रीम पॉवर्टी के अंदर चले जाएंगे। अब केयर प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये जो साइड में जो आपको बॉक्स दिखाई दे रहा है राइट साइड के अंदर, इसमें IDA हो गया, PARCC, ये हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे क्योंकि इसका कनेक्शन यहाँ अबाउट के अंदर से है। तो यहाँ से पढ़ने के बाद हम लोग यहाँ जाएंगे तब आपको ये समझ में आएगा। सीक्वेंस इसी तरीके से है। अब इस प्रोजेक्ट के कारण हम क्या करेंगे, बेसिकली जो रीजनल डेटा होता है और नॉलेज होती है ना वो शेयर करेंगे एक रीजन के। जैसे IMD इंडिया का जो है वो मीटरोलॉजिकल डेटा प्रोवाइड करता है आसपास के 13 कंट्रीज़ के अंदर, ठीक है। तो ऐसे प्रोजेक्ट के अंदर, केयर प्रोजेक्ट के अंदर हम लोग साउथ एशिया के अंदर जो भी रीजनल एरियाज़ हैं वहाँ सब पर डेटा और नॉलेज प्रोवाइड करेंगे। इसी कारण क्या होगा, अब रीजनल स्टैंडर्ड डेवलप हो जाएंगे, ठीक है। और वो जो गाइडलाइंस होंगे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, जिसमें क्या होगा कि जो भी क्लाइमेट रिलेटेड रेजिलियंस पॉलिसीज़ और इन्वेस्टमेंट्स होती है ना वो सारी की सारी हम लोग ईजिली डेवलप करके एक दूसरे को डिसेमिनेट कर पाएंगे। इस प्रोजेक्ट से क्या होने वाला है, एक पब्लिक प्लेटफॉर्म डेवलप होगा जहाँ पर हम इन्फॉर्म करेंगे कि क्लाइमेट प्लानिंग क्या हो रही है, क्या इन्वेस्टमेंट चल रही है, ठीक है। और जो फंड टेक्नोलॉजी होगी वो इस पूरे को सपोर्ट करेगी साउथ एशिया के अंदर। अभी एक फ़ंड होगा पब्लिक डोमेन प्लेटफॉर्म के अंदर जिसको बोलेंगे रीजनल रेजिलियंस डेटा एंड द एनालिटिक्स सर्विस। यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन होगी वेदर हज़ार्ड्स की, क्लाइमेट वेरिएबिलिटी की और सेक्टर स्पेसिफिक डेटा की, उससे हेल्प मिलेगी पॉलिसी मेकर्स को कि किस तरह के क्लाइमेट रिस्क आने वाले हैं और हम लोगों को कैसे स्टेप्स लेने चाहिए। कुछ कंट्रीज़ हैं बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, उन सब के अंदर एग्रीकल्चर, लाइवस्टॉक और वाटर ट्रांसपोर्ट को सपोर्ट करने के लिए उन सब के डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो भी क्लाइमेट इम्पैक्ट्स होंगे उस सब को भी ये एसेस करेगा। इस प्रोजेक्ट, ये पूरा का पूरा जो प्रोजेक्ट है ना ये उन्हीं सब चीज़ों को एसेस भी करेगा। 39.5 मिलियन यूएस डॉलर जो हैं केयर प्रोजेक्ट के, उसके अंदर आते हैं 36 मिलियन जो हैं यूएस डॉलर के वो मिलते हैं हम लोगों को, वो मिलेंगे हमको इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन से। और जो 3.5 मिलियन यूएस डॉलर आएंगे वो आएंगे प्रोग्राम फॉर द एशिया रेजिलियंस एंड क्लाइमेट चेंज से, टू क्लाइमेट चेंज से। ये दोनों क्या होते हैं इनके बारे में हम लोग अभी ऊपर पढ़ेंगे। केयर काम करेगा 2 रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, रीजनल इंटीग्रेटेड मल्टी हज़ार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम फॉर अफ्रीका एंड एशिया राइम्स और एशियन डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर ADPC के साथ। दोनों के ही नाम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। टॉकिंग अबाउट इंटरनेशनल डेवलपमेंटल एसोसिएशन, ये क्या होता है IDA वर्ल्ड बैंक का ही पार्ट है जो हेल्प करता है वर्ल्ड की पुअरेस्ट कंट्रीज़ को। इसका एम है पॉवर्टी को रिड्यूस करना, किस तरीके से, लोन्स प्रोवाइड करके जिनको हम क्रेडिट्स बोलते हैं, और ग्रांट्स प्रोवाइड करके उन प्रोग्राम के लिए जो इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट करते हैं, इनइक्वालिटीज़ को रिड्यूस करते हैं और जो पीपल्स की जो लिविंग कंडीशंस होती है उन सबको इम्प्रूव करते हैं।
आईडी प्रोवाइड करता है सिग्निफिकेंट लेवल ऑफ डेट रिलीफ, यानी कि कर्ज जो होता है उसके ऊपर थोड़ा सा रिलीफ प्रोवाइड करता है। कहाँ कैसे? HIPC की जो उसका इनिशिएटिव है उसके द्वारा। HIPC क्या होता है? हैविली इंडेटेड पुअर कंट्रीज़, और जो मल्टीलेटरल डेट रिलीफ इनिशिएटिव है MDRI उसके तहत। तो IDA के बारे में थोड़ा सा बेसिक आइडिया आपको हो गया है। अब ये कितना फंड प्रोवाइड कर रहा था हमको? $35 मिलियन केयर प्रोजेक्ट के लिए। नाउ वी हैव PARCC, ये एक ट्रस्ट है, जो ट्रस्ट फंड है जो सपोर्ट किया गया है यूनाइटेड किंगडम के डिपार्टमेंट फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के लिए, और इसको एडमिनिस्टर करता है वर्ल्ड बैंक। ठीक है, इसको लॉन्च किया गया था 2018 के अंदर, ताकि जो भी डिज़ास्टर और क्लाइमेट रेजिलियंस है कुछ कंट्रीज़ के अंदर, स्पेशली अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, इन कंट्रीज़ के अंदर डिज़ास्टर क्लाइमेट रेजिलियंस को बूस्ट करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए। Now we have RIMES, Regional Integrated Multi-Hazard Early Warning System for Africa and Asia, 2 कॉन्टिनेंट्स के लिए। ये एक इंटर गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। ये जनरेट करता है अर्ली वार्निंग इन्फॉर्मेशन, ठीक है। RIMS इवॉल्व हुआ है, जो भी एफर्ट्स लगाए थे कंट्रीज़ के अफ्रीका के अंदर और एशिया के अंदर, तो 2004 का इंडियन ओशन सुनामी आया था उसके बाद कि ऐसा कुछ हमारे पास सिस्टम होना चाहिए ताकि हमारे पास अर्ली वार्निंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम हो। RI की जो बिल्डिंग कैपेसिटी आती है वो उसके मेंबर स्टेट से आती है, और एंड टू एंड जो अर्ली वार्निंग आती है सुनामी वगैरह की, हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल हजार्ड्स की, वहाँ से ये ऑपरेट करता है रीजनली अर्ली वार्निंग के लिए, ठीक है, जो कि लोकेटेड है, जो कैंपस है एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी थाईलैंड के अंदर। इंडिया राइम्स का एक फाउंडिंग मेंबर है और करंटली चेयर कर रहा है राइम्स की काउंसिल को। एशियन डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर ADPC, ये भी एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम है पीपल और इंस्टीट्यूशंस जो भी डिज़ास्टर वगैरह के उनके लिए रेजिलियंस बिल्डअप करना, और क्लाइमेट चेंज के जो इम्पैक्ट हैं एशिया और पैसिफिक के अंदर उन सब के रिगार्डिंग भी सेम रेजिलियंस बिल्डअप करना। 1986 में ये स्टार्ट हुआ था। इसके हेडक्वार्टर है बैंकॉक थाईलैंड के अंदर। ये बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव टेक्निकल सर्विस प्रोवाइड करता है उन कंट्रीज़ को जो ऐसे रीजन में है जहाँ पर सस्टेनेबल सॉल्यूशंस की रिक्वायरमेंट है, ताकि किसी भी टाइप के क्लाइमेट रेजिलियंस का जो रिस्क है उसको रिड्यूस किया जा सके। ADPC को गवर्न करती है 9 फाउंडिंग मेंबर कंट्रीज़, जिनके नाम आपको बिल्कुल याद होने चाहिए: बांग्लादेश, कंबोडिया, चाइना, इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, फिलीपींस, श्रीलंका एंड थाईलैंड। यहाँ पर हमारे एनवायरनमेंट के सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो जाते हैं। कोई डाउट हो तो आप लोगों को प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।